सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपकी नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जीके के बेहतरीन वाले टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर मैं आज फिर की क्लास में फिर उपस्थित हूं। मित्रों, अब तक हम लोग 12 वीडियो बना चुके हैं। हर वीडियो में लगभग 200 प्रश्नों का हमने जो है डिस्कशन करवाया है। तो ये जो 12 वीडियोज में लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करा चुके हैं। यदि आप पहली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाइए हमारी वॉच लिस्ट में। जीके टॉप 25 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, वहां पे 12 वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास अगर आपने देखनी शुरू की है तो इसको पूरा देख कर ही जाना। देखें जरा इन 25 क्वेश्चंस को जरा देखिए। यहाँ से शुरू होते हैं ये 25 क्वेश्चन और यहाँ पे खत्म होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो 25th क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा, ये 25th है। प्रोटीन की बहुलता किसमें होती है? ये क्वेश्चन है। देखिए प्रोटीन की बहुलता किसमें होती है? तो प्रोटीन की बहुलता सबसे ज्यादा प्रोटीन तो पाया जाता है दालों, सोयाबीन में। ये क्वेश्चन याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो अगर अलग अलग बात आती है तो ये सोयाबीन सही होगा। वैसे अगर अगली बात करें तो कॉमन में बात करें अनाजों में तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दालों में। तो याद रखना है आपको कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्रोटीन के बारे में वैसे मैं कई वीडियोज में आप लोगों को बता चुका हूं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है? इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है तथा नाइट्रोजन होता है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो और क्या होता है? जो प्रोटीन है ये जीव द्रव्य का मुख्य अवयव माना जाता है। जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है, ये भी नोट कर लेना, मुख्य अवयव है ये। और काम क्या करता है? शरीर की वृद्धि, जो इसे खाएगा उसके शरीर की वृद्धि करने के काम आता है। शरीर की वृद्धि करने के काम आता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो देखिए एक क्वेश्चन के बारे में हमने 1 2 3 4 5 6 चीजें इस समय की हैं, याद रखना है। मैंने कहा नाइट्रोजन इनमें आवश्यक रूप से होता है। बहुत बार रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन वीडियोज को रेगुलरली देख रहे हैं तो इनके नोट्स बनाते रहिए, इन्हें रिवाइज करते रहिए। डेफिनेटली आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जो लोग अनसोल्ड पेपर कर रहे हैं वो जनरली बताते भी हैं कि इन वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन उनके हर पेपर में आ रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं। अगर आप भी नए विद्यार्थी हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को तथा इनको बार बार पढ़ के देखिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को हमने खत्म कर दिया है यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए ये, अब ये क्वेश्चन है जीव विज्ञान का। देखिए जीन कहाँ होते हैं, तो ये क्वेश्चन समझना है आपको। जीन होता है डीएनए के अंदर। पहला क्वेश्चन, डीएनए, डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। तो अब देखिए डीएनए कहां पाया जाता है? देखिए कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में होता है डीएनए। ये याद रखना, ये लिख लेना। डीएनए कहां होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है। जीन कहां होता है? जीन डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए के भी अंदर होता है जीन। अब जीन जो है आनुवांशिकता की मूल इकाई है। आनुवांशिकता हेरिडिटी, आनुवांशिकता की मूल इकाई है। अर्थात संतान जो पेरेंट्स पर जाती है उसके गुणों को माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। यदि उत्तर जीन नहीं होता है तो फिर डीएनए होता है। तो इसके लिए डीएनए और जीन दोनों ही सही होते हैं। यदि डीएनए और जीन दोनों हैं तो फिर उसके लिए उत्तर जीन होगा। कि जो एक संतान से व्यक्ति से माता पिता से संतान में जो गुण जाते हैं वो किस में अंकित होते हैं? वो जीन में अंकित होते हैं। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
डीएनए में अगर परिवर्तन होता है, डीएनए के परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। की बात भी याद रखनी है, उत्परिवर्तन। यदि आपको याद है कोरोना के बारे में तो बताते थे कि जो वायरस है उसके डीएनए में उत्परिवर्तन हो रहा है, जिसे अंग्रेजी वाले समझेंगे म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए में यदि कोई बदलाव होता है, किसी के डीएनए में कोई बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, डीएनए के बदलाव को। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलो ये मिटा देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? एक बार यदि अच्छा लगा है ये 2 क्वेश्चन तो इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए अंत तक। जरा देखिए, वायु दाब को किससे नापा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो वायु दाब को नापा जाता है बैरोमीटर से। वायु दाब को नापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है। वायु दाब की इकाई क्या होती है? तो वायु दाब की इकाई होती है मित्रों बार। वायु दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडल का दाब कितना होता है? वायुमंडल का दाब होता है 66 mm। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 66 mm इसका दाब होता है वायुमंडल का। चलो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए वास्को डी गामा, इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1448 ईस्वी में। तो 1448 ईस्वी में आप यदि इतिहास पढ़े हैं तो मुझे बताइए 1448 ईस्वी में दिल्ली पर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासन था? 1448 ईस्वी में दिल्ली में किस वंश का शासन था? आप मुझे लिखकर दीजिएगा अगर आपको मालूम है। चलो वास्को डी गामा के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, वास्को डी गामा कहां से आया था? तो देखिए वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा कहां से आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। वास्को डी गामा कहां पर आकर उतरा था? तो वो भारत में कहां पर आकर उतरा था? वो उतरा था कालीकट के बंदरगाह पर। कालीकट के बंदरगाह पर। कालीकट को इस समय कोच्चि या कोचीन कहते हैं। यदि आपको मालूम है कि कोचीन में हमारी नेवी की एक कमांड है, तो नेवी की 3 कमांड है पूरे इंडिया में। एक बंबई में है, एक विशाखापट्टनम में है और एक कोच्चि अर्थात कोचीन में है। तो कोचीन में कौन सी कमांड है नेवी की, आप मुझे बताइएगा। तो कालीकट के तट पर आकर उतरा था वास्को डी गामा। कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। एक और क्वेश्चन आता है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये है तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जो अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है ये जगह। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है ये जगह, कैप ऑफ गुड होप। तो देखिए, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में जितना हमको करना था हमने कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद करिए इन वीडियोस को। ये वीडियोस तुमको सफलता दिलवा देंगी डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत सारे बच्चों की नौकरियां हमने लगवाई हैं, उनको मदद की है नौकरी लगने में। आपकी भी मदद कर रहे हैं हम लोग। फ्री में ये वीडियोस हैं, इसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अनुच्छेद 169 में क्या है? देखिए, विधान परिषद के गठन के बारे में कहा गया है कि किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन करना है या उन्मूलन करना है तो वह अनुच्छेद 169 से दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं विधान परिषद का क्या क्या कर सकते हैं? इसके गठन करना है और उन्मूलन करना है। तो यदि आप देखिए, मैं बता देता हूं, गठन करना है या उन्मूलन करना है तो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से किया जाएगा? 169 के माध्यम से। अब एक बात और आती है कि गठन और उन्मूलन कौन करता है? गठन और उन्मूलन करती है संसद। तो ये अधिकार कहीं पर गठन करना और कहीं पर उन्मूलन करना, वह अधिकार संसद को है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल ने वहां पर जो है विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है, परंतु संसद ने अभी उसे मंजूरी नहीं दी है। तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, आप याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग निकलते हैं यहाँ से गठन और उन्मूलन। अब हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। आप लिख लेना, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं विधान परिषद का 1/3 और मिनिमम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम हो सकते हैं 40। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, किसी भी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। मैक्सिमम विधान परिषद का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। और विधान परिषद का गठन और उन्मूलन की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, 169 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ तो देखिए संविधान का भाग 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे संविधान के भाग 4 में क्या दिया है। संविधान के भाग 4 में दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे पहला अनुच्छेद है 36 और अंतिम अनुच्छेद है 51। ठीक है, इन्हें कहां से लिया गया है, इन्हें भारत के संविधान में शामिल किया गया है आयरलैंड से। इन्हें आयरलैंड से किया गया है संविधान में शामिल। ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिएबल नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको लेकर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, इन्हें जारी कराने के लिए नहीं जा सकता है। अगली बात इसके बारे में जो आपको जान लेनी चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका जो उद्देश्य है, इनका जो उद्देश्य है वो है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना। इनका जो उद्देश्य है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। इनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना इनका प्रमुख उद्देश्य है और लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना इनका ठीक है। और जनता की भलाई कह सकते हैं, जनता की भलाई करना, जनता की भलाई करना। सरकार जब कानून बनाएगी तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई बातों को गौर करेगी, उनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगी। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में ना रखे और कानून बना दे। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी। इसमें चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में प्रतिनिधित्व किस जनगणना के आधार पर है। याद रखना, देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में जो नियमित जनगणना है सन 1881 में प्रारंभ हुई थी, तब से अभी तक हर 10 साल में जनगणना होती रहती है। तो 1971 में एक जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में सीटों की संख्या है परिषद में के आधार पर ही 1971 की जनगणना के आधार पर ही इस समय सीटों की संख्या जो है, जैसे कि लोकसभा में इस समय जो सीटों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है 552 से ज्यादा नहीं हो सकती, परंतु इस समय 545 है। इसी समय विधानसभाओं में, विधान परिषद में है। तो ये जो इसकी सारी संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर है। इसका आधार है 1971 की जनगणना। तो 1971 की, और इसको फ्रीज किया गया है, ये 2026 तक यही रहेगी। 2026 में संसद इस पर गौर करेगी, अर्थात जितनी सदस्य संख्या है उतनी ही रहेगी 2026 तक, और ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए फ्यूरर किसे कहा जाता है। फ्यूरर एक आदमी आपने सुना होगा, ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसी के कारण हुआ था, तो उस आदमी को फ्यूरर कहा जाता है, हिटलर को। ये 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था, 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। इसने एक पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी। इसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। एक और प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी जीवनी का नाम क्या है। इसकी जीवनी का नाम है मेरा संघर्ष। तो इसकी जो जीवनी अगर आप चाहते हैं, जीवनी
जीवनी का नाम है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, या इसे कहते हैं मे कैम्फ, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मे कैम्फ, इसकी जीवनी का नाम है। हिटलर के बारे में हमने ये बात की, फ्यूरर इसका नाम था। मिटा देते हैं इस बात को भी। हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया है, वीडियो बढ़ रही है तेजी के साथ आगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रुपए का अवमूल्यन अभी तक 3 बार हो चुका है। अवमूल्यन को कहते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लीजिए, डीवैल्यूएशन, DEVALUTION, डीवैल्यूएशन। अवमूल्यन का क्या मतलब है? अवमूल्यन का मतलब है जब सरकार जानबूझकर अपने मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देती है। तो लिख देते हैं, जब अपनी मुद्रा का मूल्य, जब अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में, विदेशी मुद्रा की तुलना में कम किया जाता है, कम किया, ये तो इसकी परिभाषा है, कम किया जाता है, अपनी मुद्रा को डिवैल्यू कर दिया जाता है, अपनी मुद्रा को के मूल्य को कम कर दिया जाता है विदेशी बाजार में। तो अभी तक 3 बार, भारत आजाद होने के बाद अभी तक भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, 1949, 1966 तथा 1991। क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक मतलब अंतिम बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर होगा 1991। एक उत्तर हो सकता है कि सबसे पहली बार आजादी के बाद रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1949 में रुपए का अवमूल्यन हुआ था आजाद होने के बाद। अभी तक 3 बार हो चुका है। अब हम बात करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है रुपए के अवमूल्यन से, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जब रुपए का अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब निर्यात बढ़ाना होता है, आप ये भी समझ सकते हैं, जब निर्यात बढ़ाना होता है तो रुपए का अवमूल्यन सरकार कर देती है। निर्यात बढ़ेगा तो आयात घटेगा, आयात घट जाता है। अब आपको ऐसा समझना है, आयात घट कैसे जाएगा? जब अपने मूल्य के, अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया है किसी मुद्रा की तुलना में, तो उस मुद्रा का मूल्य बढ़ गया होगा। तो जब उस मुद्रा का मूल्य बढ़ गया होगा तो हमारे यहाँ से जो लोग वहां खरीदने जाएंगे, आयात करने के लिए जाएंगे, तो उनको ज्यादा यूनिट रुपए देने पड़ेंगे वहां से सामान खरीदने के लिए। तो इस तरीके से जो आयात है वो घट जाता है, आयात को बढ़ावा नहीं देता है अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा देता है। लोग यहाँ से सस्ता सामान खरीदने के लिए आ जाएंगे, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यही बात आपको करनी थी, बात खत्म हो गई, इतना ही समझना है। इसी तरीके के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, तो बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, एक पुस्तक का नाम है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इसके लेखक एडम स्मिथ थे, और इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है ये 1776 में प्रकाशित हुई थी, 1776 में प्रकाशित हुई थी। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। तो एडम स्मिथ को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है एडम स्मिथ को। चलिए बात करते हैं, ये बात खत्म हो गई, इतना ही समझना है इस प्रश्न के बारे में आपको, इससे ज्यादा इस प्रश्न के विषय में आपको कुछ भी नहीं समझना। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने, और इसके एमंडसन सन भी लिखा है, कब की थी? सन 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। इतना ही समझना है इसके बारे में, और छोटे बिंदु इसको लिखवा देते हैं आपको इन विषयों में कि एमंडसन ने किसकी खोज की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने कब की थी? 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ये दिए थे केपलर ने, वैज्ञानिक का नाम था केपलर
ने ग्रहों की गति के नियम दिए। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, तो ये भी आपको जान लेना है। अब देखिए इसके बारे में भी मैंने 3 एक्स्ट्रा बिंदु बताए हैं। एक तो ये बताया एमंडसन, एक ये बताया 1911, एक बताया उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी 1909 में। फिर मैंने 2-3 बिंदु और बता दिए। इस तरीके से एक वीडियो के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जनरली 100 क्वेश्चंस तो होते ही हैं और ये 2200 तक क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। कम से कम 5-5, 6-6 पॉइंटों में एक चीज के बारे में करते हैं। देखिए गायरोस्कोप का क्या यूज है, क्या काम करता है गायरोस्कोप? आप यहाँ पर देखिए, गायरोस्कोप करता है घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाता है। घूमती हुई वस्तु की गति क्या है, घूमती हुई वस्तु की, इस बात का पता लगाता है गायरोस्कोप। चलो यहां से देखते हैं और बात, वल्कनीकरण क्या है? देखिए वल्कनीकरण विज्ञान की फिजिक्स की एक बात है, आप इसे लिख लेना, मैं बोल देता हूं। वल्कनीकरण क्या है? देखिए जो रबर है ना, रबर को कठोर बनाने के लिए, रबर को यदि कठोर बनाया जाता है तो उसमें सल्फर डालकर उसको गर्म किया जाता है रबर को, और जब रबर को सल्फर डालकर गर्म करके सख्त बनाने की क्रिया को ही वल्कनीकरण की कहते हैं। अब देखिए और क्या है, जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। वल्कनीकरण रबर के साथ सल्फर को मिलाकर कठोर करने की क्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? देखिए इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन में एक तो होता है हीम रंजक, वर्णक इसे कहते हैं, वर्णक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको। हीमोग्लोबिन पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो हीमोग्लोबिन में हीम होता है। हीम क्या है? हीम एक रंजक है। रंजक का मतलब होता है वर्णक। वर्णक का मतलब रंग देने वाला। ये कैसा रंग देता है? हीम एक रंजक है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऐसा समझ लीजिए, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम होता है और हीम एक रंजक है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझ लेना क्या क्या है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसी प्रोटीन में लोहा पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको जान लेना है। मैं आपको मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाती है शरीर में, उसी को रक्त की कमी होना माना जाता है। और बेसिकली कमी किसकी होती है? ग्लोबिन की कमी होती है। और ग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा। और लोहे की कमी से ही रक्त अल्पता हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से या ग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता या इसी रोग को कहा जाता है एनीमिया। इसी रोग को कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त अल्पता हो जाती है ग्लोबिन की कमी से। इसके बारे में इतना ही जानना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, आप अच्छी तरह नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। निश्चित तौर पे आप पास होंगे, आपके पेपरों में प्रश्न फंसेंगे। आप इन चीजों को याद करते रहिएगा लगातार। देखिए अब बात करते हैं प्लाज्मा रक्त में कितना होता है। देखिए रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी बात है, हल्की फुल्की जान लेते हैं। देखिए प्लाज्मा, अब हम बात करते हैं असल में प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है, प्लाज्मा एक निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव घोल है। एक निर्जीव घोल है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, निर्जीव घोल है। इसी में रक्त के कण तैरते हैं। इसी में रक्त के कण तैरते हैं, याद रखना है। तो रक्त के जो कण हैं वो किस में तैरते रहते हैं? वो तैरते रहते हैं
प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा निर्जीव होता है या सजीव होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा एक निर्जीव घोल है, निर्जीव पदार्थ है, उसमें रक्त के कण घूमते रहते हैं। आगे देखिए, प्लाज्मा के सहारे रक्त कण शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के ही सहारे, क्योंकि वो घोल के रूप में ही बहता रहता है रक्त हमारी नसों में। और अगली बात आपको क्या जाननी है, प्लाज्मा जो है आंत द्वारा शोषित भोज्य पदार्थ को लेकर शरीर में फैलाता है, लेकर शरीर में फैलाने का काम करता है प्लाज्मा। और क्या करता है, पाचन क्रिया के बाद जो हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर में, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंगों तक लेकर आता है, उन्हें उत्सर्जी अंगों तक लाता है, उन्हें उत्सर्जी अंगों तक लेकर आता है। आगे रक्त कण कहां पर है, देखिए क्वेश्चन आया था रक्त के कण क्या क्या होते हैं, तो आप इसे भी समझ लीजिए, रक्त के कण, ठीक है। रक्त के 3 कण होते हैं, इन तीनों कणों में क्या क्या होता है, एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के काम के बारे में मैं लिख देता हूं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है ये CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी है ये रोगों से लड़ता है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है। और जो प्लेटलेट्स हैं ये रक्त बनाते हैं, इनकी मदद से शरीर में रक्त बनता है। आपको उम्मीद है ये सारी चीजें आप ठीक से नोट कर रहे होंगे और इनका लाभ उठा रहे होंगे। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन हम चीज़ों के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं। ये आरबीसी ये जो है ये रक्त को लाने ले जाने के CO2 का परिवहन, CO2 ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त बनाने में मदद करते हैं। बात खत्म हो गई, ये बात हो गई है। अब हमारी किसके बारे में हमने की थी प्लाज्मा के बारे में। अब जरा देखिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ से इन्फ्लुएंजा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, B2। देखिए B बार है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर B बार है। जो विटामिन B बार है इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। ये हम पहले भी कर चुके हैं और इसके अंदर पाया जाता है कोबाल्ट। इसके बारे में तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है। अगला है फ्रिज में फ्रीजर कहाँ रखा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा फ्रीजर कहाँ होता है, फ्रीजर होता है ऊपर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से ठंडी जो हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप बैठ जाती हैं। और संवहन धाराओं के रूप में जो ठंडक है, संवहन धाराओं के रूप में जो ठंडक है नीचे की वस्तु को ठंडा कर देती है। बात खत्म हो गई यहाँ तक। अगली बात की तरफ देखते हैं। देखिए फ्रिज में अनुच्छेद 204 201 में क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये तो अनुच्छेद 201 में ये है, देखिए अनुच्छेद 201 में ये दिया गया है। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, कोई घड़ी वाला क्वेश्चन रह गया। बात कर लेते हैं अभी विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को। सुन लीजिए, देखिए कौन सा है, अनुच्छेद 201। विधानसभा द्वारा, आपको ये समझना है कि विधानसभा द्वारा अनुमोदित, विधानसभा द्वारा अनुमोदित बिल को राज्यपाल, विधानसभा द्वारा अनुमोदित बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि विधानसभा जो है विधानमंडल का अंग है और विधानमंडल से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। यदि राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा। परंतु राज्यपाल को अनुच्छेद 201 के माध्यम से एक शक्ति दी गई है कि राज्यपाल महोदय जो है किसी भी बिल को राष्ट्रपति के
विचार विमर्श के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, उस पर फिर कोई बोलेगा नहीं। चलो आगे बढ़े, यहाँ से आगे हटा देते हैं इसको। एक और था गर्मी, घड़ी में गर्मी, देखिए घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि जो पेंडुलम होता है घड़ी का, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इससे दोलन काल बढ़ जाता है और आवर्त काल बढ़ जाता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ जाती है। किसकी लंबाई बढ़ जाती है? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। और क्या बढ़ जाता है? दोलन काल बढ़ जाता है, दोलन काल बढ़ जाता है और आयाम भी बढ़ जाता है, आवर्त काल भी बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये सारे कारण होते हैं कि क्यों घड़ी सुस्त हो जाती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि उसका दोलन हिलने वाला होता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसे ज्यादा समय लगने लगता है, इसलिए जो सेकंड है, ठीक है, तो घड़ी जो है सुस्त, पेंडुलम की लंबाई गर्मी में घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। बात ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ऐसा मैं मान रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्या है? शेर शाह सूरी का कर था, देखिए ये लिख लीजिएगा, एक तो पट्टा था, एक काबुलियत था, ये दो प्रकार के कर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यहाँ पर लिखा हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन से वंश का राजा था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का राजा था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन से वंश का राजा था? सातवाहन वंश का राजा था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी, उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी का नाम क्या था? उसकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। सिमुक नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस वंश की स्थापना की थी। चलो मिटा देते हैं, आगे देख लीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ठीक है, 1336 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी का नाम था हम्पी। हम्पी कौन सी नदी के किनारे है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। चलिए बात करते हैं, यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। भारत में हाई कोर्ट एक्ट कब बना? तो भारत में हाई कोर्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, सन 1961 में बना हाई कोर्ट एक्ट। पहली बात तो समझ लीजिए, लिखा हुआ है हाई कोर्ट एक्ट भारत में कब बना? अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में। 1861, शायद मैंने 1961 बोला, 1861 में बना। इसके माध्यम से 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। तो पहला हाई कोर्ट कौन सा था? सबसे पहला हाई कोर्ट बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल, बंबई और मद्रास में। तो कहाँ बनाया गया था? बंगाल, और फिर बनाया गया बंबई में, और फिर बनाया गया मद्रास में। वर्तमान में भी यदि किताबें आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, 1862 में बंबई की और 1862 में ही मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है, आगे बात कर देते हैं। देखिए उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय की बात चली है। उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय इस समय संविधान के अनुच्छेद 214 में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना? जो कि उत्तर प्रदेश का है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866 में। तो ये चौथा पुराना उच्च न्यायालय है। भारत में जो नया उच्च न्यायालय है, मतलब इस समय 25 उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश भारत में। तो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती उच्च न्यायालय बनाया गया है। अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में किसी से सलाह लेते हैं? बिल्कुल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति सलाह लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से। भारत का मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल। अंतिम क्वेश्चन है, व्यक्ति के अवैध निरोध पर, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को यदि किसी ने फोर्सफुली बंदी बना के रखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट
कौन सी रिट जारी करेगा उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में इसको अंग्रेजी में कहेंगे हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस दोबारा से समझ लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को बंदी बना के अवैध रूप से रखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है, इसको कहते हैं हैबस कॉर्पस। तो आप एक बात और समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है तथा हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो मित्रों खत्म होती है, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छी भी नहीं लगी है तो इसमें लिख कर जरूर भेजिए कि क्या कमी है, क्या कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी, तो जरूर डिसलाइक जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।